बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ एन इंट्रोडक्शन टू एयर एनालिसिस। एनवायरमेंटल एनालिसिस के हवाले से बेसिकली हमारी डिस्कशन जारी है इस कोर्स के अंदर। इससे पहले जो एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है एनवायरनमेंट का दैट इज़ हाइड्रोस्फीयर, जिसके अंदर जो वाटर है उसके एनालिसिस को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी डिटेल के साथ। तो आज हम जो दूसरा मेजर कंपोनेंट है दैट इज़ एटमॉस्फेयर, उसके हवाले से बात शुरू करेंगे और उसके अंदर हम आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे टुवर्ड्स द एयर एनालिसिस। सो ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। बेसिकली 4 चीज़ें इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूँगा। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एयर इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर हमें एयर की इम्पोर्टेंस का पता होगा तभी तो हमें उनके एनालिसिस की इम्पोर्टेंस का पता होगा, और हम वो एनालिसिस क्यों करते हैं तभी हम ये जान पाएंगे। सेकंड जो थ्योरी हम इसके अंदर देखेंगे कि जो एयर है वो एटमॉस्फेयर के जो मुख्तलिफ पार्ट्स के अंदर हम उसको डिवाइड करते हैं, तो कौन से वो पार्ट हैं जो एयर एनालिसिस के हवाले से इम्पॉर्टेंट हैं। तीसरी चीज़ हम जो नेचुरल कंपोजिशन ऑफ एयर है उसको देखेंगे, और फाइनली हम एक इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है दैट इज़ एयर क्वालिटी, उसको भी डिस्कस करेंगे। क्योंकि मीडिया के अंदर अक्सर आप एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से सुनते हैं, तो इस चीज़ को एयर एनालिसिस से रिलेट करते हुए हम यहाँ पे आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। सो इम्पोर्टेंस ऑफ एयर के हवाले से बात कर लेते हैं। इंसान को या लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं उनको ज़िंदा रहने के लिए 3 बेसिक कमोडिटीज़ की ज़रूरत होती है। उनमें से एक फूड है, जिसके बगैर हम अगर हेल्दी बंदा हो तो मेरे ख़्याल में वो 2 हफ्ते तकरीबन निकाल सकता है अगर उसे खाना ना भी मिले तो। सिमिलरली जो सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग है वो वाटर है। वाटर भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वाइटल है फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लेकिन अगर हमें पानी ना मिले फिर भी मैक्सिमम जो टाइम हम गुजार सकते हैं पानी के बगैर वो अप टू 1 वीक है। ये एक जनरल जो लिमिट है वो यहाँ पे बयान की गई है। जो तीसरा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है एयर, वो इतना वाइटल है, इतना इम्पॉर्टेंट है कि उसके बगैर हम 2 मिनट से ज़्यादा भी गुजारा नहीं कर सकते। यानी कि अगर हम सांस बंद करने की कोशिश करेंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट तक बंद कर लेंगे, या किसी की अगर प्रैक्टिस होगी तो वो थोड़ा सा और ज़्यादा इसको सर्वाइव कर सकेगा। अगर हम जनरली देखें या कॉमन लिमिट देखें तो 2 मिनट से ज़्यादा हम एयर के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते। एयर के अंदर ऑक्सीजन है जो कि हमारी रेस्पायरेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और रेस्पायरेशन का प्रोसेस आपको पता है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड दी एनर्जी ज़रूरी है। और एनर्जी क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जो बॉडी के अंदर अगर आप कोई काम नहीं भी कर रहे तब भी आपके बहुत सारे वाइटल जो ऑर्गन्स हैं वो वर्क कर रहे होते हैं उस टाइम पे, तो उनको उस वर्क के लिए एनर्जी चाहिए होती है। तो अगर हमारे पास एयर हमें नहीं मिलेगी तो अल्टीमेटली जो एनर्जी हमें नहीं मिलेगी, तो उस वजह से जो वाइटल फंक्शन हैं हमारी बॉडी के वो काम नहीं करेंगे और इट विल लीड्स टू द डेथ। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एयर जो है हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हम तीनों जो बेसिक कमोडिटी हैं उनको आपस में कंपेयर करें। जो नॉर्मल इंसान है वो डेली तकरीबन 10 से लेकर 25 मीटर क्यूब एयर जो है वो इनटेक करता है। तो इसलिए एयर के साथ एयर के ऊपर हमारी जो लाइफ है वो डिपेंडेंट है, और एयर के अंदर बहुत सारे टॉक्सिन्स हो सकते हैं। इसलिए एयर का क्लीन होना और उस क्लीनलीनेस को मॉनिटर करना थ्रू एयर एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एयर के एनालिसिस पे जाने से पहले थोड़ा सा हम इसकी जो एटमॉस्फेयर है उसके हवाले से बात कर लेते हैं। एटमॉस्फेयर को हम मुख्तलिफ जो पैचेस है उसके अंदर डिवाइड करते हैं। इस पिक्चर से आपको पता चल गया होगा। एटमॉस्फेयर को हम ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। और ये जो डिवीज़न है ये बेस करती है कि जो अर्थ सरफेस है उससे कितने किलोमीटर आप ऊपर जा रहे हैं अल्टीट्यूड के ऊपर। जो पहला पार्ट जो इम्पोर्टेंट है वो ट्रोपोस्फेयर है जो कि लोअर 0 to 10 किलोमीटर ऊपर। आपके पास स्ट्रेटोस्फेयर है जो कि 10 to 30 किलोमीटर एरिया के ऊपर लाई करता है।
तो ये दो जो पार्ट हैं एटमॉस्फेयर के, ये इंपॉर्टेंट हैं एज फार एज एयर एनालिसिस आर कंसर्न। सो ट्रोपोस्फेयर की बात करते हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर लोकेटेड बिलो 10 किलोमीटर। ये ट्रोपोस्फेयर वो हिस्सा है जिसके अंदर एयर वो मौजूद है जो हम बेसिकली ब्रीथ कर रहे होते हैं, क्योंकि जाहिर बात है जो जियोस्फीयर है ये जिसके ऊपर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ को सस्टेन कर रहे हैं, तो उस सरफेस के ऊपर मौजूद लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो डायरेक्टली इन कांटेक्ट आते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। तो एटमॉस्फेयर का लोअर मोस्ट पार्ट ट्रोपोस्फेयर है, तो डेफिनेटली यही वो पार्ट है जिसके अंदर एयर जो है वो हम ब्रीथ करते हैं। और ये वो हिस्सा है जिसके अंदर ज़्यादातर जो वेदर प्रोसेसेस हैं वो हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल बादलों का बनना, बारिश का होना, लाइटनिंग, ये सारे प्रोसेसेस जो हैं वो बेसिकली ट्रोपोस्फेयर के अंदर हो रहे होते हैं। अब ट्रोपोस्फेयर के अंदर अब अगर हम फर्दर बात करें तो जो लोएस्ट 1 किलोमीटर पार्ट है एटमॉस्फेयर का उसको हम बाउंड्री लेयर का नाम देते हैं। ये बाउंड्री लेयर वो एरिया है जिसके अंदर जब हम एयर पोल्यूशन की बात करते हैं तो ज़्यादातर एयर पोल्यूशन इसी हिस्से के अंदर होती है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एयर पोल्यूशन को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके बारे में आपने सुना होगा वो ओजोन है। ओजोन एक बेसिकली प्रोटेक्टिव लेयर के तौर पे काम करती है जो कि स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर मौजूद है। और आपको पता है कि एयर के अंदर जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो ऑक्सीजन है, जिसका फार्मूला O2 आप जानते हैं। सिमिलरली जो ओजोन है वो बेसिकली एलोट्रोपिक फॉर्म है किसकी, आप कह लें कि ऑक्सीजन की, और उसका जो फार्मूला है वो O3 है। सो ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर मौजूद होती है और ओजोन लेयर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सूरज से आने वाली जो यूवी रेडिएशन है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए हार्मफुल होती हैं, उनको ये अब्सॉर्ब करती हैं, उनको प्रिवेंट करती है फ्रॉम रीचिंग द अर्थ सरफेस। जिसके नतीजे के तौर पे अगर ये यूवी रेज़ अगर ऐसा ना हो, यानी कि जिन इलाकों के अंदर ओजोन डिप्लीशन हो चुकी है जहाँ पे यूवी रेज़ आती हैं तो वहाँ पे स्किन कैंसर आपने सुना होगा बहुत ज़्यादा है। तो मुख्तलिफ डिजीज़ काज कर सकती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये अल्ट्रावायलेट रेज़ जो कि हार्मफुल हैं, तो उनको एब्जॉर्ब करती है ओजोन और प्रिवेंट करती है और दूसरे लफ्ज़ों में सेफ्टी करती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की फ्रॉम दिस रेडिएशंस। एयर की एनालिसिस पे जाने से पहले जो नेचुरल कंपोजिशन है एयर की, यानी कि उसके अंदर जो मेजर कंपोनेंट मौजूद हैं उनकी परसेंटेज क्या है वो हमारे लिए जानना ज़रूरी है। तो मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एयर एट सी लेवल इस टेबल के अंदर आपको मिल जाएंगे। बेसिकली 5 कंपोनेंट्स यहाँ पे शो की गए हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन है जो कि मेजर कंपोनेंट है बाय वॉल्यूम। अगर हम इसकी परसेंटेज की बात करें तो इट इज़ 78.09%। सिमिलरली ऑक्सीजन जो है वो 20.95% है, आर्गॉन 0.93% है, ये आपको पता है नोबल गैसेस के अंदर आती है। सिमिलरली जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 0.036 है और वाटर जो है वो 0.03% बाय वॉल्यूम मौजूद है। तो ये बेसिकली नेचुरल कंपोजिशन है। इसके अलावा भी बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट एयर के अंदर मौजूद हो सकते हैं, लेकिन जो मेजर कंपोनेंट्स हैं वो यही हैं। जनरल कंपोजिशन आप लोग देख आएंगे एयर के अंदर कौन से मेजर कंपोनेंट्स हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए एयर की क्वालिटी का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। एयर क्वालिटी जो है वो बहुत सारी टर्म्स के अंदर रिप्रेजेंट की जाती है, जिनके अंदर 2 बेसिकली एग्जांपल्स के तौर पे यहाँ पे मैंने डिस्कस की गई हैं। जो पहली है दैट इज़ पोल्यूटेंट स्टैंडर्ड इंडेक्स, जिसको PSI कहते हैं। ये एक टर्मिनोलॉजी है विच वाज डेवलप्ड बाय द US एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंसिव स्टडीज़ ऑफ द हेल्थ इफेक्ट ऑफ अर्बन एयर पोल्यूशन। तो बेसिकली जिस तरह मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि एनवायरनमेंट को मॉनिटर करती हैं, उसको कॉन्टीन्यूसली एनालाइज करती हैं ताकि जो पोल्यूशन लेवल है उनको मॉनिटर किया जा सके और फिर पब्लिक को अकॉर्डिंगली जो है उसके हवाले से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सकते हैं। तो इसी तरह US के अंदर जो है वो EPA एक एजेंसी है, दैट इज़ एनवायरमेंटल प्रोटेक्टिंग एजेंसी। तो उन्होंने जो अर्बन एयर पोल्यूशन है उसको एक्सटेंसिवली स्टडी किया और उसके जो इफ़ेक्ट थे हेल्थ के ऊपर उनको स्टडी किया और उसकी बेस पे उन्होंने एक पोल्यूटेंट स्टैंडर्ड इंडेक्स जो है वो डेवलप किया। ये
इंडेक्स इसलिए डेवलप किया गया था ताकि जो डेली पोल्यूशन लेवल हैं उसके हवाले से थ्रू मीडिया जो है वो पब्लिक को इन्फॉर्म किया जा सके और अकॉर्डिंगली उनको एडवाइस किया जा सके कि वो कैसे इन पोल्यूटेंट से बच सकते हैं। कुछ कंट्रीज़ ऐसे थे जिन्होंने यूएस का डेवलप किया हुआ पीएसआई सिस्टम जो है वो ऐसा अडाप्ट कर लिया, जबकि कुछ कंट्रीज़ ऐसे थे जिन्होंने अपना एक और एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो डिज़ाइन कर लिया या डेवलप कर लिया। लेटर ऑन इन 1999 जो पीएसआई था, एनवायरमेंटल प्रोटेक्टिंग एजेंसी जो कि यूएस की डेवलप किया गया था, उन्होंने इसको एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर क्या कर दिया, उससे रिप्लेस कर दिया। और यहाँ पे फिर एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर जो कि आजकल अक्सर ममालिक के अंदर एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से ही एयर क्वालिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है और पाकिस्तान के अंदर भी ख़ासकर जब स्मोग सीज़न आता है यानी विंटर सीज़न के अंदर वो पीरियड जिसके अंदर स्मोक बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो आप अक्सर ख़बरों के अंदर देखते हैं कि फ़लाँ इलाके के अंदर लाइक लाहौर है, फैसलाबाद है या गुजरांवाला, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो इतना हो गया है जिसकी वजह से अक्सर आपने देखा होगा कि स्कूलों के अंदर भी 1-2 दिन के लिए छुट्टियां कर दी जाती हैं ताकि जो बच्चे हैं वो एयर पोल्यूशन से क्या हो सकें, महफूज हो सकें। So in 1999 PSI was replaced by EPA with an air quality index। अब एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है बेसिकली, अब यहाँ पे किया जाता है जो मेजर पोल्यूटेंट्स हैं उनको क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है थ्रू वेरियस मेथडोलॉजी जो कि आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। सो ईच ऑफ द मेजर पोल्यूटेंट्स लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन या कार्बन मोनोऑक्साइड हो या पार्टिकुलर मैटर है, इनको क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। द कंसंट्रेशन इज कन्वर्टेड टू एन AQI सब इंडेक्स वैल्यू यूजिंग अ कन्वर्जन चार्ट और फिर फाइनली जो हाईएस्ट सब इंडेक्स वैल्यू है वो रिपोर्ट की जाती है एज एयर क्वालिटी इंडेक्स। ये एक टेबल है जिसके अंदर एयर क्वालिटी इंडेक्स, उसका कलर मोड, एयर क्वालिटी कंडीशन और उसकी एक्सप्लेनेशन बताई गई है। फॉर एग्जांपल अगर AQI वैल्यू जो है यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स वैल्यू 0 to 50 हो तो जो कलर कोड उसके लिए इस्तेमाल होता है वो ग्रीन है। इसका मतलब ये यहाँ पे जो एयर पोल्यूशन है वो ना होने के बराबर है, एयर क्वालिटी जो है वो सेटिस्फैक्ट्री है और एयर पोल्यूटेंट जो है वो पोजेस कर रहे हैं वेरी लिटिल आर नो रिस्क। इसी तरह जैसे जैसे AQI की वैल्यू इंक्रीज़ होती जाएगी तो जो एयर क्वालिटी कंडीशन है वो गुड से मॉडरेट, मॉडरेट से अनहेल्दी, अनहेल्दी फॉर सेंसिटिव ग्रुप लाइक जब हम स्मोक होती है तो हम कहते हैं कि छोटे बच्चों को ख़ासकर जो है वो घर से बाहर ना निकलने दें, तो वो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन जो कि इन एयर पोल्यूटेंट से बहुत जल्दी इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स 101 से 150 है तो अनहेल्दी फॉर सेंसिटिव ग्रुप है और इसके अलावा सेंसिटिव ग्रुप के अंदर अस्थमैटिक पेशेंट आ जाते हैं या वो पेशेंट जिनको रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस हैं, तो उन लोगों को जो एयर पोल्यूशन है वो बहुत जल्दी इफ़ेक्ट कर सकती है। इस वजह से हम फिर जो एयर क्वालिटी कंडीशन है उसको रिप्रेजेंट करते हैं कि ये अनहेल्दी है फॉर सेंसिटिव ग्रुप। सिमिलरली जब वो रेड पे आ जाता है तो 151 to 200 चला जाता है, उसको हम अनहेल्दी कह जाते हैं, जो कि हर जो शख्स है उसके लिए क्या हो सकता है, इलनेस काज कर सकता है। और इसी तरह वेरी हेल्दी और देन हैज़ार्डस, जैसे जैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ता जाता है वैसे वैसे जो एयर क्वालिटी कंडीशंस हैं वो पुअर होती जाती हैं और उसके नतीजे के तौर पे जो पॉपुलेशन है वो उसके लिए जो टॉक्सिक इफ़ेक्ट हैं एयर पोल्यूशन के उतने ज़्यादा सिग्निफिकेंट होते जाते हैं। तो ये टर्मिनोलॉजी चूँकि आप लोग अक्सर सुनते हैं तो इसका पता होना आप लोगों को ज़रूरी था, इस वजह से इस टॉपिक के अंदर इसको इंक्लूड किया गया। फर्दर डिटेल आप इस टेबल के अंदर देख सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।